गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसमें हम 70 के दशक के मशहूर राजनेता और जनता के बहुत ही लोकप्रिय रहे दलितों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए कई योजनाएं बनाई, कई काम किए। लोग उनको देखने के लिए तरसते थे। सबसे कम उम्र के सांसद भी रहे। कांग्रेस पार्टी में कैबिनेट मंत्री सबसे मजबूत भी रहे। सबसे लंबी अवधि के सांसद रहे। ऐसी कई घटनाएं, परंतु ऐसा क्या हुआ कि बाद में उप प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी प्रधानमंत्री न बन सके? वो ऐसी कौन सी घटना थी? क्या कारण हुआ? कैसी क्या किसी ने साजिश रची? इस तरह की हम पूरी बात आपके सामने आज रखेंगे कि उनका जीवन कहां से शुरू हुआ और कहां पर उनका जीवन खत्म हुआ। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं उस नेता के बारे में जिसने आजादी की लड़ाई से पहले अपना जीवन शुरुआत की और आजादी के बाद में उनका जीवन अंत हुआ। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे नेता की कि जनता के लोकप्रिय होने के बाद में भी बाद में जनता ने उनको छोड़ दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका आपने बखूबी नाम सुना है, लेकिन कभी उनके बारे में जाना नहीं, कौन थे, क्या थे। जी हाँ, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 में बिहार के भोजपुर के चंदवा नामक गांव में हुआ था। वो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता जो थे वो किसान थे और कुछ दिनों के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार में भी नौकरी की। काफी कम उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए उनके परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको बहुत ही कठिन परिस्थिति आ गई। उनके परिवार का जीवन यापन चलना मुश्किल हो गया। उसके बाद में भी बाबूजी पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते थे। पढ़ाई लिखाई में रखने के बाद में भी उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी 10वीं की मैट्रिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन बिहार में पास की। वो पहले दलित थे बिहार के अंदर जिन्होंने अच्छे नंबरों से 10वीं की परीक्षा पास की। उनकी माँ, जब उनको चिंता होने लगी कि बाबूजी पढ़ाई अच्छी करने लगे, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं था और दलितों के लिए उस समय की स्थिति तो आप बखूबी जानते हैं आज़ादी से पहले क्या थी। आज भी है, लेकिन पहले थोड़ी ज़्यादा थी, आज कम होने लगी। उनकी माँ एक नन के पास गई, उनसे मदद की गुहार लगाई। नन ने भी मना नहीं किया, पूरा सहयोग दिया और बोला कि आपके बच्चे को हम लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, अमेरिका भी भेजेंगे हम अपने पैसों से। उनकी माँ को बड़ा तसल्ली हुई कि चलो अच्छा है, कोई तो है मदद करने वाला। जब 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उनके जो पिताजी थे वो अपने बच्चे को लेकर के किसी जमींदार के यहाँ गए और बोले कि मेरा बेटा जो है वो 10वीं पास हो गया। तो वहां के जमींदार ने बोला तो क्या हुआ, करना तो मजदूरी ही है। इस बात से बाबूजी को बड़ा बुरा लगा। परिवार में सभी लोग उनको
प्यार से बाबूजी बोलते थे। बाद में माँ पिताजी का देहांत होने के बाद माँ भी मदद के लिए गई तो उनकी मदद उन्होंने करने का आश्वासन दिया, परंतु एक शर्त रख दी कि हम मदद तो करेंगे लेकिन आपके पूरे परिवार को हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म में शामिल होना पड़ेगा। ऑफर अच्छा था लेकिन उनकी मां को ये सब ठीक नहीं लगा। बाकी हिंदू धर्म में भी उस समय दलितों के लिए इतना अच्छा इज्जत तो नहीं मिलती थी, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरा धर्म स्वीकारने से मना कर दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने 12वीं की परीक्षा पढ़ते थे। 12वीं की परीक्षा में तो उनको उस समय दूसरा स्कूल मिला, तो उस समय उन्होंने देखा हिंदू के लिए अलग पानी की व्यवस्था, मुसलमान के लिए अलग पानी की व्यवस्था, लेकिन दलितों के लिए कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने इस बात का काफी विरोध किया और उनके साथ में काफी लोगों ने विरोध किया। बाद में प्राचार्य को झुकना पड़ा और पानी का एक ही मटका रखा सबके लिए। जैसे तैसे करके 12वीं की परीक्षा भी उन्होंने पास की। उसी समय मदन मोहन मालवीय स्कूल में गेस्ट बनकर के आए और उन्होंने देखा कि बाबूजी को संस्कृत अच्छी आती है, संस्कृत अच्छा बोलते हैं, तो मदन मोहन मालवीय ने उनसे कहा कि आप क्यों ना बनारस यूनिवर्सिटी से संस्कृत पढ़ें। ग्रेजुएशन करने का ऑफर दिया और बाद में वो BHU यानी बनारस यूनिवर्सिटी में गए। उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, परंतु वहाँ भी हॉस्टल में उनको वही भेदभाव देखना पड़ा और बाद में उन्होंने वहाँ भी विरोध जताया इस तरह का, परंतु वहाँ ऐसा कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और बाद में उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी छोड़ दी। बाद में कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उसी समय 1928 में सुभाष चंद्र बोस मजदूर पार्टी, उस समय मजदूरों के लिए, दलितों के लिए काफी काम चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस के भी साथ में उन्होंने काफी सहयोग किया और बाद में वो एक लोकप्रिय नेता जैसे बनने लगे। उनकी जिंदगी अब अलग चेंज होने लगी, वो राजनीति में अपनी पकड़ जमाने लगे। साथ साथ में एक विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी, पढ़ाना शुरू कर दिया टीचर के रूप में, खर्चा चलाने के लिए। जब मजदूर रैली में ये शामिल हुए और सक्रिय होने लगे तो इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और राजनीति में भी सक्रिय हो गए। साल 1936 में ओनली 28 साल की उम्र में बिहार के विधान परिषद से इनको नॉमिनेट कर दिया। यहां उनके जीवन की नई दिशा ही बदल गई। 1937 में वह डिफरेंट क्लास लीग के तौर पर विधानसभा से ग्रामीण से निर्विरोध चुने गए। सिर्फ उतना ही नहीं, उनके साथ लगभग 14 विधायक MLA चुने गए। अब बाबूजी का जो नाम था वो राजनीति की तरफ पूरा रुख हो गया, लोकप्रिय होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि मजदूरों के लिए भी काफी काम करने लगे थे। और 1936 में पहली बार विधायक ब्रिटिश सरकार
आई, उन्होंने कहा कि हम बिहार में ब्रिटिश सरकार की पार्टी बनाना चाहते हैं, ब्रिटिश सरकार की यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन और काफ़ी पैसों का लालच दिया, परंतु बाबूजी ने उनके साथ जाना ठीक न समझा और मना कर दिया। बाद में कांग्रेस की तरफ से भी वही ऑफर आया और उन्होंने वो चीज़ ठीक समझी, बाद में कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और वहां पर उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार ली, शामिल हुए और बाद में वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी जिसमें वह मंत्री बने। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें मंत्री पद भी उनको मिला, मंत्री बना दिया। 1940 के दशक में दलित समुदाय से थे तो उन्होंने मंदिर में जाने से मना कर दिया। उन्होंने जब मंत्री बने तो उन्होंने जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने की वो इच्छा जताई। तो बाबूजी मंत्री थे तो इनको तो परमिशन मिल गई जगन्नाथ मंदिर में जाने की, लेकिन इनके अन्य साथियों को वहां जाने से मना कर दिया। अन्य साथी कौन थे? अन्य साथियों में उनकी पत्नी थी, उनको तक जगन्नाथपुरी में दर्शन करने की इजाजत ना मिली। तो बाबूजी ने भी वहां जाना ठीक नहीं समझा और उन्होंने बताया कि अगर भगवान है तो फिर वो भेदभाव नहीं करना चाहिए और अगर नहीं है तो फिर अगर वह उन्होंने कहा था अगर वह भक्तों से भेदभाव रखते हैं तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं। 1942 में उस समय देश की आजादी अच्छी स्थिति में चल रही थी। देश की आजादी के लिए हर एक व्यक्ति तैयार था। बाद में महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिसमें बाबूजी ने भी पूरा समर्थन दिया और बाद में उनको जेल हो गई। लेकिन उसमें रहकर भी उन्होंने आजाद भारत के लिए सक्रिय बने रहे और 1946 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की घोषणा हो गई और अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया, उस समय इंटीरियम गवर्नमेंट सरकार बनी थी। यानी इंटीरियम गवर्नमेंट सरकार का मतलब है कि सरकार भारत की ही बनेगी, परंतु सरकार अंग्रेजी हुकूमत के तौर पर, ब्रिटिश हुकूमत के तौर पे ये चलेगी, जिससे इतनी जल्दी देश आजाद हुआ है। और उस समय देश का बंटवारा भी हो रखा था 47 में। तो उन्होंने उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया, परंतु उन्हीं की अगुवाई में। और उसी समय बाबू जगजीवन राम मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम को लेबर मिनिस्टर का पद सौंपा गया, यानी मजदूर मंत्रालय दिया गया, जिसमें उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए काफी काम किए, जैसे कि इंश्योरेंस का काम किया, प्रीमियम वेज का समर्थन किया और काफी नए नए कानून भी बनाए, जिसमें उनकी जनता के लिए काफी बढ़ोतरी मिली। उन्नीस सौ 1956 से 1961 तक
रेल मंत्री रहे, जिसमें उन्होंने 7 बार सरकार को बजट पेश किया रेल मंत्रालय में रहते हुए। तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो निडर थे, साहसी थे और काफी कम उम्र के सांसद, मंत्री भी रहे। कई मंत्रालय उनके पास रहे, उन्हें अच्छी जगह मिलती थी जहां भी रहते थे। जनता उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए तरसती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम किया और बाद में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी उस समय ये जब इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री का 65 में देहांत हो गया, 66 में देहांत हो गया ताशकंद समझौते के बाद, उसके बाद भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उनको भी मंत्रालय मिला। मंत्रालय था उनके पास रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री बने। इसी बीच में बांग्लादेश भी अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अलग देश की मांग कर रहा था। उस समय भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए युद्ध लड़ा और 1971 में भारत के आर्मी के चीफ उस समय सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ही उपस्थिति में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता। परंतु इतना कैडर इनके लिए ना मिल सका, पर रक्षा मंत्री थे, पूरी भूमिका निभाई उन्होंने। इंदिरा गांधी के साथ भी काफी काम करते रहे। उन्नीस सौ 70 से 1974 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। सत्तर से 74 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे वो कांग्रेस सरकार में। बाद में 75 में इंदिरा गांधी ने अचानक बिना पूछे, बिना किसी की इजाजत लिए भारत में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल लगभग 23 महीने तक चला, जिसमें जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी से नाराज होकर के बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस पार्टी का जो तख्ता पलट हो गया और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह डगमगा गई और बाबूजी जगजीवन राम ने जनता दल के साथ उन्होंने जाना स्वीकार किया। यह भी कांग्रेस पार्टी का ही टुकड़ा था, क्योंकि 1969 में कांग्रेस पार्टी जो थी वो 2 भागों में बट गई। एक मोरारजी देसाई की पार्टी अलग बन गई थी और एक इंदिरा गांधी की पार्टी अलग बन गई थी। तो बाबूजी जगजीवन राम ने जनता दल कांग्रेस में ही शामिल हो गए और बाद में जब इमरजेंसी हटी उसके बाद आम चुनाव फिर हुए तो बाबूजी जगजीवन राम ने ऐलान कर दिया, दिल्ली के मैदान में सभा को संबोधित करने के लिए गए तो इंदिरा गांधी ने एक चीज देखी कि अगर बाबूजी जगजीवन राम दिल्ली मैदान में आ गए तो भीड़ इतनी होनी थी, उनको देखने के लिए लोग तरसते थे। इंदिरा गांधी ने एक स्कीम अपनाई। उसी समय एक ऋषि कपूर की फिल्म चल रही थी बॉबी, उसको तुरंत ही रिलीज करवा दिया सिनेमाघरों में, परंतु वो भी काम नहीं कर पाई। लोगों ने सिनेमाघरों में जाना ठीक न समझा, बाबू जगजीवन राम को सुनना ठीक समझा और बाद में वही हुआ। आम चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार हुई और जगजीवन राम की जीत हुई। बाबू जगजीवन राम की पार्टी ने फिर से
चुनाव में जीत हासिल की और उसी समय 77 में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उप प्रधानमंत्री का पद बाबूजी के पास रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद मोरारजी देसाई ने पार्टी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर बात आती है कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नंबर इन्हीं का था, बाबूजी का। परंतु उसी समय ऐसी घटना हुई जिसमें बाबूजी का पूरा जीवन चौपट हो गया। वो कारण था बाबूजी के बेटा उन्नीस सौ 1978 में एक सूर्य नाम का अखबार चलता था। उसमें एक ऐसी न्यूज छप करके आई जिसमें बाबूजी का जीवन पूरा चौपट हो गया। उनमें खबर आई थी कि बाबूजी का लड़का सुरेश राम की तस्वीरें उसमें नग्न अवस्था में किसी लड़की के साथ मिली और बाद में इतनी स्थिति खराब हुई कि बाबूजी को उप प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री न बन सके। सुरेश राम और सुषमा इनकी तस्वीरें छपी थी। बाबूजी राम ने कई लोगों से संपर्क किया, क्योंकि सुरेश राम पहले से शादीशुदा थे और सुषमा जो लड़की थी वो कॉलेज की थी। उसके साथ नग्न अवस्था में कई तस्वीरें अखबार में छपने को मिली। बाबूजी ने को जवाब देना मुश्किल पड़ गया और सरकार से इस्तीफा देना। सुरेश राम एक्स्ट्रा अफेयर के लिए जाने जाते थे। उस समय कैमरा लेकर के, पोलोरेड कैमरा लेकर के चलते थे जिसमें वो लड़कियों की तस्वीर खींचा करते थे और बाद में उनको अपनी कार की डिग्गी में लेकर के चलते थे। मीडिया में कैसे पहुंची ये बात एक राजनेता राजनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुरेश राम ने पॉलिटिशियन ओमपाल सिंह एक पॉलिटिशियन थे। सुरेश राम की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ओमपाल सिंह जब उनकी गाड़ी में गए तो ओमपाल सिंह ने सुरेश राम से सिगरेट मांगी तो उन्होंने कहा कार की डिग्गी में रखी। जैसे उन्होंने कार की डिग्गी खोली उसमें से कुछ तस्वीरें बाहर निकली जो कि तस्वीरें अच्छी नहीं थी। बाद में उन्होंने वो तस्वीर अपने पास रखी और उन्होंने इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को भेजी। संजय गांधी ने तस्वीरें देखी, हक्का बक्का रह गए। उन्होंने तुरंत ही जाकर इंदिरा गांधी को बताया। मौके की तलाश थी और इधर प्रधानमंत्री बनना उनका खत्म हो गया। पंद्रह तस्वीरें संजय गांधी के पास जब पहुंची तो 22 अगस्त को जनता पार्टी के सांसद कृष्ण वीर के पास एक फोन जाता है जिसमें सामने बाबू जगजीवन राम फोन पर थे। फोन रखने के बाद वो घर गए और वो घर पे पहुंचे तो कृष्णकांत ने
के सामने बाबू जगजीवन राम ने अपनी टोपी उतार कर कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। हालांकि कृष्णकांत ने मीडिया के जरिए काफी मदद की। इसमें उन्होंने सईद नकवी ने लिखा था कि तस्वीरें उन पर दबाव डालकर खिंचवाई गई थी। ओमपाल सिंह ने किसी और ने उनके साथ कोई ऐसी घटना की हो, उनको पकड़ के लड़की को उसको और बाद में उनकी तस्वीरें खींची हो और बाद में मीडिया के सामने, हो सकता है उस समय क्योंकि दमदार जो थी इंदिरा गांधी थी उस समय, और बाद में इंदिरा गांधी को यही मौका चाहिए था, बाद में वो मौका मिला। क्योंकि इसका एक कारण हो सकता है क्योंकि उनकी पत्नी सूर्य अखबार की एडिटर थी। उन्होंने काफी मदद काफी सब अखबारों ने ये तस्वीरें छापने से मना कर दिया बाबू जगजीवन राम और अन्य लोगों के कहने पर, परंतु सूर्य अखबार में ये अखबार तस्वीरें छपती रही। बाबू जगजीवन राम की कैरियर की नैया डूबी। उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग अब उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि भारत के हर घर हर अखबार वालों ने ये न्यूज छापने से मना कर दिया, सिर्फ सूर्या न्यूज में ही ये छपती थी। इंदिरा गांधी को लग रहा था कि शायद जगजीवन राम का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, शायद इसलिए इंदिरा गांधी ने वो तस्वीरें छापना जारी रखा। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिट, एक रोज मेरी दरवाजे पर कुछ तस्वीरें आई, मैंने वो तस्वीरें देखी, बाद में एक व्यक्ति आया मेरे पास, अपना नाम उन्होंने जगजीवन राम बताया। उन्होंने कहा मैं इंदिरा गांधी की पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, बस आप ये अखबार में मेरे बेटे की तस्वीरें ना छापना। मुझे ठीक लगा, मैं तुरंत ही इंदिरा गांधी जी के पास पहुंचा और मैंने ये सब बातें उनको कहा। बाद में इंदिरा गांधी ने कहा वो धोखेबाज आदमी, मैं उसको अपनी पार्टी में कभी नहीं रखूंगी। और बाद में उन्होंने वो तस्वीरें जारी रखी और बाबूजी जगजीवन राम का जीवन जो है वो फिर कभी मंत्री पद में ना रहा, बाद में मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सिर्फ सांसद रहे। 1980 में फिर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, परंतु उतनी सीटें न जीत सके जितना वर्चस्व पहले था। बाद में सांसद रहते हुए 1986 में उनका देहांत हो गया, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो बाबूजी जगजीवन राम ने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, रेल मंत्रालय में 7 बार बजट पेश किया। अपनी अच्छी छवि रखने के कारण बाबू जगजीवन राम का जीवन जो है बहुत अच्छा था। सबसे लंबी अवधि के मंत्री 1936 से 1986 तक संसद में ही रहे। अब आपको तय करना है कि ये उनके बेटे की तस्वीरें खिंचवाई गई थी या फिर वो खुद ही खींची गई थी। क्या कारण था कि उनका जीवन इस तरह चौपट हो गया, क्या साजिश थी? हमने बाबूजी जगजीवन राम का जीवन बताया। इसी तरह की कहानी फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।